सज्जनों, अब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं अथवा संपत्तियों के बारे में संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं। अर्थात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण संरचनाएं या जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं पियाजे द्वारा मानी गई है उनका अध्ययन करेंगे। पियाजे के अनुसार ये जो अवधारणाएं अथवा ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के कार्य के कारण, इन्हीं प्रक्रियाओं की क्रियाओं के कारण अधिगम घटित होता है। अर्थात मानसिक संरचनाओं में इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तन आता है, जो संज्ञानात्मक परिवर्तन आता है, जो नई संज्ञानात्मक संरचना निर्मित होती है या संरचना का निर्माण होता है, उससे हमारा अधिगम होता है। अर्थात हमारा मानसिक संरचना का परिवर्तन अथवा स्थायी परिवर्तन होता है। ये मानसिक प्रक्रियाएं जो है, पहली मानसिक प्रक्रिया जो है वो है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का अर्थ होता है हमारे आत्मा में अर्थात हमारे मन में धारण करना किसी भी नए ज्ञान को, किसी भी नई समझ को, किसी नए कौशल को हमारी मानसिक क्रियाओं या हमारी मानसिक संरचना में जोड़ना अथवा उसे धारण करना। समावेशीकरण यानी नई योजना को या हम कहें कि नए ज्ञान को हमारी पुरानी योजनाओं में जोड़ना अर्थात समावेशन करना। इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा होती है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभावान बच्चे अर्थात विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों को एक ही कक्ष के अंतर्गत शिक्षण का कार्य कराया जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरा जो संप्रत्य है, संप्रत्य अर्थात मानसिक चित्रण, किसी भी ज्ञान का, किसी भी समझ का जो मानसिक चित्रण होता है, यह वस्तुतः व्यक्तिपरक होता है। व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी वस्तु के प्रति अपना संज्ञानात्मक ढांचा या अपने संप्रत्य का निर्माण करता है। समंजन अर्थात हम इसे कहते हैं समायोजन इसे हम कहते हैं। समायोजन अर्थात किसी भी नए ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं तो जब हमारा जो पुराना ज्ञान है वो उस नए ज्ञान के साथ संबंधित नहीं हो पाता है अथवा पुराने और नए ज्ञान के अंतर्गत विरोध उत्पन्न होता है, तो हमें कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा हमारी संज्ञानात्मक संरचना में कुछ परिवर्तन लाने पड़ते हैं ताकि वो ज्ञान, नया ज्ञान अथवा नवीन ज्ञान हमारी संज्ञानात्मक संरचना में समाविष्ट हो सके। तो इस प्रकार का जो समायोजन जो होता है उसे हम समंजन अथवा समायोजन कहते हैं। आत्मसातीकरण को इंग्लिश में हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण अर्थात धारण। समंजन अर्थात समायोजन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट यानी समायोजन। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वह प्रक्रिया आत्मसातीकरण और समंजन, इन दोनों के माध्यम से घटित होती है और यह घटित होने वाली प्रक्रिया जो है वह है अनुकूलन अर्थात किसी बाहरी वस्तु अथवा पर्यावरण के प्रति अथवा हमारा जो वातावरण है उसके प्रति हमारा अनुकूलन करना। यदि वातावरण हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है अथवा वातावरण जो है वो हमारे किसी भी संज्ञानात्मक संरचना का विरोध करता है, उसमें कुछ विसंगति आती है अथवा क्रम विभिन्नता या अव्यवस्था होती है, तो हम उसमें समायोजन करके एक निश्चित प्रकार की संज्ञानात्मक संरचना बना लेते हैं। अर्थात हम या तो वातावरण की क्रियाओं के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं अथवा हम वातावरण को स्वयं के अनुकूलित कर लेते हैं और इस अनुकूलन करने की प्रक्रिया को ही हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन को हम एडेप्टेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में एडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन। अब चौथी जो प्रक्रिया है नंबर 4 उसे हम कहते हैं साम्य धारण अर्थात हम समझें तो इक्विलिटी अर्थात इक्वल, बैलेंस्ड, संतुलित। यदि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया और समंजन अर्थात समायोजन की जो प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रियाओं के घटित होने के पश्चात इन दोनों
प्रक्रियाओं के घटित होने के पश्चात यदि हमारा संज्ञानात्मक ढांचा या हमारी नई अवधारणा या एक नया संप्रत्य विकसित होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था, कोई विरोध नहीं होता है, तो वहाँ हम यह कह सकते हैं कि हमारी संज्ञानात्मक संरचना एक संतुलित संरचना हो गई है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, अर्थात हमारी जो मानसिक संरचना है, हमारा जो संप्रत्य है, उसमें साम्य धारण या साम्यता आ चुकी है, अर्थात वह बैलेंस्ड हो चुका है। अर्थात जब आत्मसातीकरण और समंजन दोनों की अन्योन्य क्रिया के स्वरूप जब कोई नई धारणा विकसित होती है, कोई नई अवधारणा या कोई नया संप्रत्य विकसित होता है, तो हम उसे साम्य धारण की संज्ञा देते हैं। अब सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे आत्मसातीकरण अर्थात समावेशीकरण। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ अथवा नए अनुभवों का समावेश, अर्थात हम कहें कि हमारे पुराने ज्ञान या हमारे पूर्व ज्ञान में हमें जब कोई नई वस्तु या नया संप्रत्य या नया अनुभव या हम कहें नया प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता है, नई किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो हम उस जानकारी को अपने संज्ञानात्मक जो योजना है पहले की उसमें उसी क्रम में जैसे हमें वो प्राप्त होता है उसी क्रम में हम उसे जोड़ लेते हैं, तो हम उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। संज्ञानात्मक योजना या स्कीमेटा अर्थात हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना पहले से ही हमारी जो समझ विद्यमान है हमारे मानसिक संरचना में, उसे कहते हैं। यदि किसी प्रक्रिया की मानसिक योजना विकसित होती है, अर्थात संज्ञानात्मक संरचना विकसित होती है, तो वह प्रत्येक नए पदार्थ की प्रत्येक अवस्थिति में लागू होती है। यदि हमारे मन में किसी भी वस्तु के प्रति संज्ञानात्मक संरचना निश्चित हो चुकी है, तो यदि हमें उससे अनुभवों का समावेश एक संज्ञानात्मक योजना के अनुक्रम में होता है, अर्थात हमारी जो समझ की जो योजना है उसके एक अनुक्रम में होता है। अनुक्रम यानी इसका जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। पहले ये होगा, अर्थात पहले आत्मसातीकरण होगा, पहले पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ा जाएगा। उसके पश्चात यदि कोई नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान से संबंधित नहीं है, अर्थात वो उसका विरोध कर रहा है, तो फिर उसमें समायोजन होगा। समायोजन के पश्चात हमारा साम्य धारण होगा। साम्य धारण अर्थात वहाँ कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी, और अव्यवस्था नहीं होगी तो एक नवीन संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होगा, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। और इसी प्रकार हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत अर्थात संज्ञानात्मक विकास होता है। इसे समझने के लिए अभी यदि हमको इसे समझना है तो हम देखते हैं कि हमारी जैविक समावेशन की प्रक्रिया क्या है। जैविक समावेशन अर्थात जीवों में पाई जाने वाली समावेशन की जो प्रक्रिया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अनुसार संज्ञानात्मक समावेशीकरण का सादृश्य भी स्थापित कर सकते हैं, अर्थात साहचर्य स्थापित कर सकते हैं, अर्थात इसको हम इससे जोड़ सकते हैं। अब ये समझिए आप कि यदि हम किसी भोज्य पदार्थ को, सामान्य भोज्य पदार्थ को हम हमेशा डेली हम खाते ही हैं, सामान्य भोजन पदार्थों को, यदि हमें किसी दिन नया भिन्न भोजन पदार्थ किया जाए, अर्थात हम मान लीजिए हम भारत के निवासी हैं तो भारतीय भोजन हम करते हैं, और यदि हमें किसी दिन चीनी भोजन अर्थात चीन का जो भोज्य पदार्थ है वो यदि हमें खाना पड़े तो संभवतः हम उसे पचा नहीं पाएंगे, अर्थात हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं होगा, क्योंकि उसके पाचन से संबंधित जो अनुकूलन है अर्थात जो हमारी संरचनाएं हैं पाचन तंत्र की वो अभी तक विकसित नहीं हुई है, इसीलिए हम उसे पचा नहीं पाएंगे और हमारे पेट में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हम उसे पचा लेते हैं तो हमारे विद्यमान जैविक ढांचे में समावेशित हो जाता है।
और इस प्रकार भिन्न प्रकार का भोजन पचकर रक्त आदि में परिवर्तित हो जाता है। अब भोजन पचकर समावेशित हो गया, भोजन पचकर समावेशित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब भोजन जो है, नया भोजन यदि पच जाता है, हमारी संरचना, जो हमारी पाचन संरचना है उसमें पच जाता है, अर्थात हमारी पाचन संरचना ने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया और उसके साथ समायोजन करके उसे समावेशित कर लिया है। अर्थात समावेशित होने की प्रक्रिया, जैविक ढांचे में पहले जो भोजन होगा वो समावेशित होगा और उसके पश्चात वह उसकी एक नई संरचना विकसित होगी जिसे हम समायोजन कहते हैं। और हमें पता है समावेशित होने का मतलब हमारे ढांचे में, हमारे जैविक ढांचे में वो मिल जाएगा, अर्थात वो योजना जो है हमारे ढांचे में जुड़ जाएगी और जिससे हमें शक्ति मिलेगी। अब इसी सादृश्य प्रक्रिया से हम संज्ञानात्मक समावेशीकरण भी समझ सकते हैं। किस प्रकार कि यदि बाहर से कोई अवबोधन इत्यादि पूर्व विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह विद्यमान ढांचे का भाग बनकर उसे शक्ति प्रदान करता है। अर्थात कोई नई योजना अथवा नया ज्ञान अथवा नई समझ हमारे पूर्व संज्ञानात्मक ढांचे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार करना अर्थात उनमें कोई भी अनबन नहीं होगी, अर्थात कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी, हमारे पूर्व जो ज्ञान है उसके अनुसार ही नया ज्ञान होगा। तो हमारा जो संज्ञानात्मक ढांचा है, हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना है वो उसे पूर्णतः स्वीकार कर लेगी और पूर्णतः स्वीकार करने के पश्चात हमारे ज्ञान में, हमारी शक्ति में, हमारे ज्ञान, हमारा जो अवबोधन है उसमें वृद्धि होगी और ये जो पूर्व ज्ञान है हमें अन्य जो है नया ज्ञान, बाह्य अवबोधन अर्थात अन्य नया ज्ञान उसको प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाएगी, क्योंकि हमें और भी नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। अर्थात नवीन ज्ञान प्राप्त होने से अन्य नवीन ज्ञान प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया के द्वारा हर नया अनुभव विद्यमान संज्ञानात्मक योजना की क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना, हमारी जो समझ है, पूर्व समझ, उसमें यदि नए ज्ञान का अर्थात नए अवबोध का यदि समावेशन होता है तो हमारी पूर्व विद्यमान संज्ञानात्मक योजना अर्थात समझ में नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसकी अभिक्षमता में वृद्धि होती है और हमें ये नवीन से नवीन और कठिन ज्ञान भी प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात सरल से कठिन ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है और यह प्रक्रिया जो है सतत रूप से गतिमान होती है। अर्थात संज्ञानात्मक प्रक्रिया में आत्म सातीकरण या हम कहें समावेशन की जो प्रक्रिया है वह सतत रूप से गतिशील रहती है, अर्थात लगातार हमेशा चलती रहती है। जब भी हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब भी हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु के बारे में हम चिंतन करेंगे तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सज्जनों, अब हम पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं के द्वितीय भाग या हम कहें कि द्वितीय मानसिक प्रक्रिया जिसे हम समंजन कहते हैं उसका संश्लेषण और विश्लेषण करेंगे। समंजन अर्थात हम कह सकते हैं समायोजन, किसी भी परिस्थिति का या हम कहें वातावरण से व्यक्ति का समायोजन या वातावरण का व्यक्ति से समायोजन। अब यह जन प्रक्रिया क्या है? समायोजन को इंग्लिश में एडजस्टमेंट भी कहते हैं। एडजस्टमेंट का अर्थ आप सभी जानते हैं। एडजस्टमेंट यानी कि किसी भी प्रक्रिया को या हम कोई भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, हम किसी भी प्रक्रिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं या हम अपनी संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण कर रहे हैं और उस संज्ञानात्मक संरचना के विरुद्ध कुछ तत्व या कुछ जो नया ज्ञान है वो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है या हम कहें कि उसमें कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो हमें एडजस्टमेंट या समायोजन का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात या तो हमें उस नई संरचना के अनुरूप ढलना पड़ता है या
हमारे अनुरूप उस नई संरचना को ढालना पड़ता है। हम इसे एडजस्टमेंट, समायोजन या समंजन कहते हैं। समान आयोजन यानी ऐसी योजना जिसमें समानता हो, जिसमें एक समरूपता हो, या हम कहें कि समान रूप से वह संतुलित योजना हो, उसे हम समायोजन की प्रक्रिया का नाम देते हैं। अब समायोजन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समावेशीकरण या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि आत्मसातीकरण होगा, यदि समावेशीकरण होगा तो ही हमारा समंजन या समायोजन होगा। अब सर्वप्रथम समावेशीकरण के साथ समंजन की क्रिया भी होती है, अर्थात समंजन की प्रक्रिया और समावेशन अर्थात आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, अर्थात ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक भी होती है। किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना के निर्माण में इन दोनों प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ साथ चलती है और ये दोनों प्रक्रियाएं पूरक रूप में कार्य करती है। यदि समावेशीकरण होगा तो ही समंजन की प्रक्रिया होगी, नहीं तो यदि हमने किसी भी नए ज्ञान को अपने स्वयं के मानसिक स्कीमेटा या मानसिक संरचना या हमारी पूर्व विद्यमान संज्ञानात्मक संरचना में समावेशित नहीं किया है, अर्थात हम उसे हमारे पहले की संरचना से संबंधित नहीं करना चाहेंगे या नहीं करेंगे, तो हम समायोजन का सहारा नहीं लेंगे, अर्थात हम समायोजन नहीं करेंगे और हमारी नई संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण नहीं हो पाएगा। अर्थात जिसमें व्यक्ति का वातावरण के साथ आमना सामना होता है, अर्थात जब व्यक्ति के पूर्व ज्ञान से, व्यक्ति में जो पूर्व का ज्ञान है, उसमें पूर्व की जो समझ है जो अभी वर्तमान में उसमें विद्यमान है, जब उसका नए वातावरण के साथ सामना होगा, नए वातावरण अर्थात वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई नया संप्रत्य हो सकता है, कोई नया व्यक्ति हो सकता है, उस वातावरण के साथ जब उसका आमना सामना होता है तो समंजन से तात्पर्य क्या है कि उसके आंतरिक ढांचे का स्थिति विशेष क्या है, नई विशेष स्थिति, नई या विशिष्ट स्थिति, ऐसी स्थिति जो स्थिति उसकी मानसिक संरचनाओं या उस व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं ने पहले कभी अनुभव नहीं की है, और ये नई परिस्थिति जो है एक समस्या की तरह उत्पन्न होगी, या हम कह सकते हैं कि उसकी पूर्व विद्यमान ज्ञान की संरचनाओं या संज्ञानात्मक संरचनाओं का विरोध करेगी या उससे कुछ अलग होगी, विशिष्टता लिए हुए होगी। वो गुणों के संदर्भ में हो सकती है, उसकी मात्रा के संदर्भ में हो सकती है, समझ के संदर्भ में हो सकती है। अब जैसे ही वह विशिष्टता लिए हुए होगी या उसकी मानसिक संरचनाओं से भिन्न होगी, तो क्या होगा, उन दोनों अर्थात उसके पूर्व ज्ञान में और जो नया ज्ञान उसने आत्मसातीकरण किया है, तो उन दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, अर्थात वातावरण के और उसके पूर्व के ज्ञान अर्थात व्यक्ति के पूर्व ज्ञान या व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया में दोनों में क्या होगा, विरोध होगा, और विरोध होगा तो फिर उनके मध्य क्रिया होगी, अर्थात हम जिसे कहते हैं कि उनके मध्य युद्ध होगा। अब हो सकता है कि यदि दोनों में विरोध है तो युद्ध होगा, और नहीं तो उनमें विरोध नहीं होगा और वह आत्मसातीकरण की प्रक्रिया द्वारा समावेशित हो जाएगी। और यदि उन दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, उन दोनों के मध्य विरोध उत्पन्न होता है या अव्यवस्था उत्पन्न होगी, जिसे हम क्रम विभंग भी कहते हैं, तो उनमें समायोजन की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा व्यक्ति को। उदाहरणतः अब देखिए, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं जिसे हम अपनी जैविक प्रक्रिया के माध्यम से ही समझेंगे। जैविक प्रक्रिया, हमारी जैविक प्रक्रिया अर्थात हमारा जो तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें विद्यमान जो संरचनाएं हैं जो किसी भी भोजन का पाचन करने में हमारी सहायता करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, उसके बारे में या उसकी समानता से उससे हम सादृश्य स्थापित करके इस समंजन की प्रक्रिया का या हम आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का समाधान या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम जो भोजन करते हैं, जिस भोजन का पाचन हमारा जैविक तंत्र करता है, उसके प्रति हमारा जो जैविक तंत्र है वह सक्रिय है,
अर्थात वो उसका हमेशा आत्मसातीकरण करता है, अर्थात नए भोजन को, या हम कहें कि उस भोजन को जो हम रोजाना हम जो भोजन करते हैं उसका हमेशा समावेशीकरण कर लेता है, और समावेशीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमें ऊर्जा या शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि वह पच जाता है, वह भोजन पचने के बाद में हमें नई ऊर्जा या शक्ति देता है। परंतु हम सोचें कि यदि एक शाकाहारी व्यक्ति है, मान लीजिए, या एक ही प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति है, और यदि उसे मांसाहारी भोजन कभी दिया जाए, ऐसी परिस्थिति उसके सामने आए कि उसे मांसाहारी भोजन करना पड़े, तो क्या उसका जैविक तंत्र उस मांसाहारी भोजन या उस मांस का पाचन कर लेगा, या उस मांस को आत्मसातीकरण या अपने शरीर में समावेशित कर लेगा? उससे क्या उसे ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसके पूर्व विद्यमान जैविक तंत्र में विद्यमान जितनी भी संरचनाएं हैं वह अभी तक केवल शाकाहार अर्थात शाकाहार के प्रति ही सक्रिय है, या शाकाहार को समावेशित करने में सक्षम है। परंतु जब ये नई योजना, ये नया ज्ञान अर्थात नया भोजन उसको प्राप्त होता है, उसमें जब समावेशित होने के लिए या आत्मसातीकरण होने के लिए जाता है, तो पूर्व विद्यमान जैविक संरचनाएं या हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, या वसा के पाचन करने वाले एंजाइम्स है, या हमारे तंत्र हैं, जैसे हमारे आंत है या हमारे आमाशय है, ये जो पाचन करते हैं, हमारे बहुत सारे जो पाचक रस हैं, ये जो क्रिया करेंगे वो उस नए भोजन पर क्रिया नहीं कर पाएंगे। अर्थात पूर्व विद्यमान जैविक संरचना और जो नया ज्ञान है या जो नई संरचना है जिसका हम पाचन करना चाहते हैं, उन दोनों में क्या होगी? भिन्नता होगी। भिन्नता अर्थात विरोध होगा, या हम उसे अव्यवस्था या क्रम विभंग भी कह सकते हैं। यदि उनमें विभिन्नता नहीं होगी, वह भोजन इस प्रकार का होगा कि जो हमारे जैविक तंत्र के अनुकूल हो तो उसका समावेशीकरण कर लिया जाएगा। परंतु यदि वह हमारी जैविक तंत्र के अनुकूल नहीं है तो उसका समावेशीकरण कर तो लिया जाएगा, परंतु वह हमारे जैविक ढांचे के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उससे हमारे शरीर में शारीरिक तंत्र में कमजोरी आ जाएगी, या कुछ भी विभिन्नता या क्रम भंगता हो सकती है। अर्थात वह जो वस्तु है हमारे द्वारा, हमारे जैविक तंत्र के द्वारा पाचित नहीं की जाएगी, और वह वस्तु स्थायी तौर पर हमें शक्ति प्रदान नहीं करेगी, और वह कुल मिलाकर उस वस्तु से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार अधिगम भी इसी प्रकार है। जब हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और नए ज्ञान को प्राप्त करने पर जो पुराना ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, उससे यदि हम उसे संबंधित कर लेते हैं, उन दोनों में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहती है, किसी प्रकार का क्रम विभंग नहीं होगा, तो उन दोनों के मध्य की जो स्थिति होगी वो एक संतुलन कायम हो जाएगा, और उस संतुलन को हम अवबोध या समझ कहेंगे। एक संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण हो जाएगा, एक संप्रत्यात्मक अवस्था या संप्रत्यात्मक संरचना का निर्माण हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा अधिगम जो होगा वो स्थायी होगा। अर्थात जब नया भोजन हमारी जैविक संरचना के अनुसार संबंधता या सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, या हमारे संज्ञानात्मक संरचना में समावेशित नहीं किया जाता है। परंतु हम ये माने कि यदि मांसाहार करने वाला व्यक्ति उस मांस को खाने लग जाए और उसको ये समझे कि हम उसको समावेशित करने की प्रक्रिया को लगातार दोहराए, अर्थात वह बहुत दिनों तक उस भोजन को खाए, तो क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि यदि एक ही वस्तु को बार बार खाया जाएगा, या बार बार उस वस्तु को भोज्य पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करेंगे, तो वह जो वस्तु है, वह जो नया भोजन है, उसके प्रति हमारी जैविक संरचना एक नई प्रकार की जैविक संरचना अर्थात उस नए भोजन के अनुकूल जैविक संरचना का निर्माण कर लेगी। अर्थात या तो वो उस नए भोजन के प्रति अनुकूल हो जाएगी, और या फिर उस नए भोजन को स्वयं के प्रति अनुकूल कर लेगी, अर्थात उसकी संरचना में परिवर्तन कर देगी, या फिर अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेगी और उसे समावेशित कर लेगी, या उसे समायोजित करके एक साम्य स्थापित कर लेगी, या एक संतुलन की अवस्था स्थापित कर लेगी, जिससे वह भोजन भी हमारे शरीर में समावेशित हो जाएगा और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, और हमें उसके द्वारा नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो हमें नए ज्ञान की और भी उससे भी अधिक उच्च स्तर के नए ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगा। अतः
ये जो हमारी पुरानी जैविक संरचना में नए ज्ञान के कारण, नए अव्यवस्थित ज्ञान के कारण, नई संरचना के कारण हमारी जो पूर्व ज्ञान की संरचना है और नए ज्ञान की संरचना में विरोध के कारण जो परिवर्तन आया, जो हमने एडजस्टमेंट किया, जो समायोजन किया, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समायोजन या समंजन कहते हैं। ये रहा समंजन, अर्थात ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया, इसे हम समंजन कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समंजन की प्रक्रिया समावेशीकरण पर निर्भर करती है, अर्थात यदि हम किसी भी नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो हमारे पूर्व संरचना, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में किसी प्रकार का विरोध ही नहीं होगा, और विरोध नहीं होगा तो हमें एडजस्टमेंट अर्थात समायोजन करने का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अतः ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है? साथ साथ चलती है। हम ये समझ सकते हैं कि यदि समावेशीकरण या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया होगी और यह प्रक्रिया होने पर यदि हमारे पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, तो हमें साथ साथ ही, उसके साथ ही हमें सामंजस्य या हम कहें कि समायोजन की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, और ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेगी। समझ गए आप? समग्र विकास के परस्पर संबंधित दो पक्ष है, अर्थात हमारा संज्ञानात्मक जो विकास है, या हम कहें कि हमें अधिगम करना है, या हमें एक नवीन संज्ञानात्मक संरचना, नए संप्रत्यात्मक संरचना का निर्माण करना है, अर्थात हमारा मानसिक विकास करना है, तो ये दोनों पक्ष संबंधित है, उससे दोनों पक्ष अनिवार्य है। ये दोनों पक्ष एक सिक्के के दो पहलू है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना तो समायोजन के द्वारा और ना केवल समावेशीकरण के द्वारा व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। अर्थात व्यक्ति को अपना पूर्ण संज्ञानात्मक विकास करने के लिए, पूर्ण संप्रत्यात्मक संरचना का निर्माण करने के लिए, अवबोध प्राप्त करने के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं का समान रूप से सहारा लेना पड़ेगा। समान रूप से इसका मतलब यह है कि समान रूप से या तो आत्मसातीकरण का मान अधिक हो सकता है या समायोजन का मान अधिक हो सकता है, परंतु इन दोनों का रेशियो, या हम कहें कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वह, या इन दोनों का जो योग होगा वह हमेशा एक नियत राशि होगी। या तो समायोजन कम होगा, समायोजन कम होगा तो आत्मसातीकरण का मान अधिक होगा, और आत्मसातीकरण का मान कम होगा तो समायोजन का मान अधिक हो जाएगा। अब यदि हम इस प्रक्रिया को समझे तो हम इस प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। यदि उस उदाहरण को लें तो मानिए आप कि यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसे गाय दिखाई देती है, उसे गाय के बारे में अपने संप्रत्य का निर्माण करना है, तो वह सबसे सर्वप्रथम जब गाय को देखता है, गाय जो संप्रत्य उसको देखता है, तो सबसे पहले वह देखता है गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के एक पूंछ होती है, गाय के थन होते हैं, गाय के एक मुंह होता है, उसके अलावा गाय की इस प्रकार की कदकाठी होती है, उसके सींग होते हैं। ये एक संप्रत्य उसने निर्माण कर लिया, अर्थात उसने ज्ञान प्राप्त किया है गाय के संप्रत्य के बारे में। परंतु जब वह भैंस को देखता है तब वह उसे भी गाय पुकारता है, परंतु जब बड़ों के द्वारा उसे भैंस बोला जाता है तो उसकी पूर्व विद्यमान संज्ञानात्मक संरचना को चुनौती मिलती है। वह सोचता है कि यह है तो गाय के समान, परंतु इसको भैंस क्यों बोला जा रहा है, या इसे लोग भैंस क्यों कहते हैं, तो उसे समायोजन की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात उसकी पूर्व विद्यमान संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करना होगा। उसे यह समझना होगा कि भैंस गाय के समान दिखती है, अर्थात गाय के समान इसमें गुण है, अर्थात इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी थन है, इसके भी मुंह है, इसके भी सींग होते हैं, परंतु इन दोनों में एक विशेष अंतर है, और वह विशेष अंतर है कि ये दोनों जीव तो है, परंतु भैंस की जो कदकाठी है, भैंस की ऊंचाई गाय से हमेशा कम होती है, या इसका जो रंग है वो भैंस से अलग होता है, या हम कहें कि इसकी चौड़ाई या मोटाई या इसकी आवाज़, इसमें अंतर करके वो इस संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन या सुधार कर लेगा, अर्थात रूपांतरण कर लेगा, या हम उसे कह सकते हैं अपनी संज्ञानात्मक संरचना को विशुद्ध या परिष्कृत कर लेगा। अब यही बात यदि हम माने कि जब उसके सामने कोई कुत्ता आएगा तो वह कुत्ते को देखेगा, उसके भी 4 पैर हैं, उसके भी पूंछ है, उसके भी मुंह है, लेकिन उसके सींग नहीं है,
तो सर्वप्रथम वह उसको भी गाय कहेगा, परंतु जब वह उसको लोगों को कुत्ता कहता हुआ देखेगा, तो कुत्ता कहता हुआ जब देखेगा तो उसके संज्ञानात्मक अर्थात पूर्व संज्ञानात्मक संरचना का जिसका उसने निर्माण किया था, उस संज्ञानात्मक संरचना को चुनौती मिलेगी, और उस चुनौती को मिलने पर वह इस पर विचार करेगा और अपनी पूर्व संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन अर्थात समायोजन की प्रक्रिया अपनाएगा, और समायोजन की प्रक्रिया के अनुसार वह इस बात को निर्धारित करेगा कि ये सभी जीव हैं, अर्थात जीव जो है वह उनका व्यापकीकरण हो गया, अर्थात सामान्यीकरण कर लिया कि गाय भैंस कुत्ता ये सभी जीव हैं। अब उसने उनका विशिष्टीकरण किया, विभेदीकरण किया कि गाय जो संपत्ति है वो क्या है, भैंस जो संपत्ति है वो क्या है, और कुत्ता जो संपत्ति है वो क्या है। कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, उसके भी जो पूंछ होती है, उसका एक मुख होता है, परंतु उसके भौंकने की या उसके बोलने की जो आवाज़ है या उसके बोलने की जो अवस्था है वो अलग है, गाय की अलग है, भैंस की अलग है, उनकी ऊंचाइयाँ अलग है, उनकी कहें तो उनकी चौड़ाई, शरीर की चौड़ाइयाँ अलग है। तो इस प्रकार की अवस्थाओं से उसने विभेदीकरण की प्रक्रिया, विभेदीकरण अर्थात उसने जो प्रक्रिया अपनाई है वह आत्मसातीकरण यानी अलग अलग उनका समूहीकरण कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया, और वर्गीकरण करने के पश्चात उनका सामान्यीकरण किया। सामान्यीकरण अर्थात उनको एक ही पक्ष में ले लिया जिसे हम जीव कहते हैं, अर्थात वे सभी जीव हैं और वह सभी जंतु हैं, अर्थात सबसे पहले वह जीव हो, उसके बाद में वह जंतु है, और जंतुओं में गाय भैंस और ये है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब उसने इनका वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण में क्या हुआ कि गाय जो पद है, गाय जो संप्रत्यात्मक संरचना है, उससे गाय के बारे में यदि उसने पूर्ण स्थायी ज्ञान अर्थात ऐसी संरचना प्राप्त कर ली है जिस संरचना में हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसने पूर्ण ज्ञान अर्थात पूर्ण समझ प्राप्त कर ली है। भैंस के बारे में पूर्ण समझ प्राप्त कर ली है, कुत्ते के बारे में पूर्ण समझ प्राप्त कर ली है, तो अब क्या होगा, उसके मन में उनके प्रति स्कीम्स यानी एक योजना निर्मित हो जाएगी उस संपत्ति के प्रति। उस योजना अर्थात उसमें हम कह सकते हैं योजना अर्थात स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब है कि उस संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, अर्थात क्या क्या पद है, अर्थात गाय के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं, गाय किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं करती है, किस प्रकार बोलती है, अर्थात हम उसे भौंकना टाइप में कहते हैं, गाय किस प्रकार बोलती है, गाय के कितने पैर होते हैं, कितने थन होते हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था, उसका कलर कैसा होता है, इसी प्रकार की व्यवस्था इनमें भैंस का कैसा कलर होता है, ये सभी व्यवस्थाएं। तो गाय संपत्ति है उसकी उसने योजना विकसित की, उसकी एक स्कीम्स विकसित की जिसे हम योजना कहते हैं। तो गाय संपत्ति की योजना की तो हमें उसे स्कीम्स कहेंगे। कुत्ते की स्कीम्स उसने बनाई तो उसको हम कुत्ते की स्कीम्स कहेंगे, कुत्ते की स्कीम्स। या उसके पश्चात यदि उसने भैंस की बनाई तो उसको भी हम स्कीम्स कहेंगे, और स्कीम्स को हम स्कीमेटा भी कहते हैं। अब देखो स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इस पूरे संपत्ति का जब उसने व्यापकीकरण कर लिया और व्यापकीकरण करके उसने एक पद का निर्माण किया, एक व्यापक संप्रत्यात्मक पद का निर्माण किया, व्यापक संप्रत्यात्मक संरचना का निर्माण किया, जिसको हम जीव कहते हैं कि वो सभी जीव है। तो यह जीव क्या हुआ, यह जीव एक उसका बड़ा स्कीमा हो गया, बड़ी योजना हो गई, जिसके अंतर्गत बहुत सारे संप्रत्य, बहुत सारी स्कीम्स है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। अर्थात स्कीमा में बहुत सारी 2 या 2 से अधिक स्कीम्स होती है, परंतु स्कीमा जो होता है वो एक व्यापक संपत्ति होता है, वह एक सामान्यीकरण किया हुआ संपत्ति होता है। इसके पश्चात जैसी प्रक्रिया जैविक ढांचे के संदर्भ में उसी प्रकार की प्रक्रिया संज्ञानात्मक ढांचे में होती है। या आपको मैंने समझा ही दिया कि जिस प्रकार से जैविक ढांचे में आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, समावेशीकरण की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार इसमें भी ये प्रक्रिया होता है। किसी भी व्यक्ति के जैविक ढांचे में, ये देखिए, किसी व्यक्ति का एक, हाँ ये सबसे अच्छा उदाहरण, किसी भी व्यक्ति का एक भिन्न संस्कृति या सभ्यता के साथ समंजन उसी अवस्था में संभव है जब वह उस नई अवस्थिति के घटकों का समावेशीकरण कर लेगा। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति एक नई संस्कृति या एक नई सामाजिक परिस्थिति में जाता है, या ऐसे सोच सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नए देश में जाता है या विदेश में जाता है, तो एक नई संस्कृति या भिन्न संस्कृति या भिन्न सामाजिक वातावरण से उसका समायोजन होना है, अर्थात उसको नए भिन्न सामाजिक वातावरण से का सामना करना है। तो
अब उस अवस्था में उसे क्या करना पड़ेगा, उस अवस्था में उसे समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि उस नई विदेशी अर्थात भिन्न संस्कृति के जो पद हैं, जो संप्रत्य हैं, जो धारणाएं हैं, जो उनकी भाषा है, उन सबको अपने ज्ञान में, अपने पूर्व निर्धारित स्कीम्स में, पूर्व निर्धारित संज्ञानात्मक संरचना में समावेशीकरण करना पड़ेगा। परंतु यदि उसकी पूर्व निर्धारित संज्ञानात्मक संरचना उस नई संरचना के अनुरूप नहीं है, उस नई संस्कृति के अनुरूप नहीं है, तो वह उनका समावेशीकरण करने के पश्चात उसका समायोजन करेगा, अर्थात स्वयं को उस नई संस्कृति के अनुसार ढाल लेगा और इस संज्ञानात्मक संरचना में समायोजन करने के परिणाम स्वरूप उसमें अनुकूलन अर्थात उसकी जो संज्ञानात्मक संरचना है वह विकसित हो जाएगी और वह वहां अनुकूलन करने में या समायोजन करने में सक्षम होगा। अर्थात सर्वप्रथम क्या होगा, सबसे पहले उसे उस नई संरचना का आत्मसातीकरण करना पड़ेगा, उसी के पश्चात उसका समावेशीकरण या समंजन होगा। इस प्रकार समावेशीकरण का विकास हो गया। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को आंतरिक संज्ञानात्मक ढांचे का रूपांतरण मतलब रूप का अंतरण, रूप में परिवर्तन हो जाता है। पूर्व निर्धारित जो संज्ञानात्मक ढांचा है उसमें उसकी क्रम या उसकी व्यवस्था में अंतरण या परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति की चिंतन शैली या किसी दिए गए वातावरण की घटनाओं के मध्य विसंगति आती है तो व्यक्ति को अपनी चिंतन विधि में परिवर्तन लाना पड़ता है। अर्थात व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि उसकी चिंतन शक्ति या उसका पूर्व ज्ञान एक निश्चित प्रकार का है, जब वह नए वातावरण में जाएगा, नई उसे चुनौतियां मिलेगी तो उसे एक नई प्रकार की चिंतन शैली विकसित करनी होगी, अर्थात उस वातावरण के से संबंधित नई चिंतन शैली विकसित करनी होगी, अर्थात अपनी जो चिंतन शैली है उसमें वातावरण के अनुसार परिवर्तन लाना होगा, अर्थात समायोजित करना होगा और यह चिंतन शैली का पुनर्गठन जो है उच्च स्तर के चिंतन में परिणत हो जाता है, जिसे हम समंजन कहते हैं। अर्थात नई जो परिस्थिति है उसके पूर्व निर्धारित चिंतन शैली से संबंधित नहीं है या उससे उच्च स्तर की है, इसीलिए उसे उच्च स्तर की चिंतन शैली का विकास करना होगा, पुनर्गठन करना होगा, अर्थात पुनर्संरचित या पुनर्रचित करना होगा, अर्थात उसे रूपांतरित करके समायोजित करके संज्ञानात्मक विकास करना होगा, समायोजन करना होगा, तभी वह उस पर्यावरण के साथ समायोजित हो सकता है। एक अन्य पक्ष, बच्चा वातावरण में नए अनुभवों को प्राप्त करता है, वैसे वैसे पूर्व स्थापित मानसिक योजनाएं स्थायी नहीं रह पाती, अपितु नए अनुभवों के आधार पर इसमें अपेक्षित रूपांतरण होता है। अर्थात हम जानते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की मानसिक संरचनाएं या छोटे बच्चे की बुद्धि, छोटे बच्चे का संज्ञान, चीज़ों को प्रत्यक्षण करने की क्षमता, उसका चिंतन है, उसकी सूझ है, वह धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होता है तो वह धीरे धीरे बढ़ती है। तो अब यहाँ क्या है कि जैसे जैसे बच्चा वातावरण में नए नए अनुभवों को प्राप्त करेगा, जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा था कुत्ते बिल्ली का, और उसी प्रकार से हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, तो उसी प्रकार से उसे नई संरचनाएं स्थापित करेगा तो वह अपने पूर्व निर्धारित मानसिक योजना स्थायी नहीं रह पाएगी, यानी उसमें परिवर्तन करेगा और नए अनुभवों से इसमें रूपांतरण करता जाएगा। अब इसको ये समझिए, आप एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। अभी कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसके उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि कोरोना जो वायरस है, इसी प्रकार से बहुत सारे वायरस पिछले समय में बहुत सारे वायरसों से हमारा सामना हुआ है, जैसे पोलियो वायरस था। तो कोरोना वायरस के लिए भी एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन निर्मित की जा रही। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रतिजैविक है। अब सबसे पहले जब चेचक हुई थी तो चेचक क्या थी? चेचक जो बीमारी थी जिससे हम कहें कि किसी भी व्यक्ति के शरीर पर चकत्ते हो जाते थे, लाल लाल चकत्ते हो जाते थे, यानी उसमें वो जो चेचक का वायरस है उस वायरस के कारण। अब क्या था कि हमारी जो जैविक संरचना है उस वायरस के अनुकूल नहीं थी, वो वायरस हमारी जैविक संरचना के प्रतिकूल था, इसलिए हमारी जो जैविक संरचना है उसका समावेशीकरण नहीं कर सकी, अर्थात उसका आत्मसातीकरण नहीं कर सकी, या उसका आत्मसातीकरण करने के पश्चात या उसका समावेशीकरण के पश्चात वह उसे पाचित नहीं कर सकी या उसका पाचन नहीं कर सकी। तो अब पाचन नहीं कर सकी तो उसने अपना प्रभाव दिखाया और हमारे शरीर को ही पाचित कर दिया, या हमारे शरीर में विभिन्नता या क्रम विभंगता या अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। अब क्या होता है? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक प्रकार का समायोजन ही है। समायोजन किस प्रकार से कि वैक्सीन जो है प्रतिजैविक जिसे हम कहते हैं, कि पहले क्या होता है कि उसी प्रकार के वायरस को हमारे शरीर में प्रविष्ट किया जाता है,
उसी प्रकार का, मतलब सेम वही वायरस नहीं होता, उसी प्रकार का एक प्रयोगात्मक वायरस, हम जिसे झूठ मूठ का वायरस भी कह सकते हैं, कि लगभग उसी संरचना का वायरस होता है, उसे हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया जाएगा, जो कि हमारी जैविक संरचना उसके अनुसार नहीं है, परंतु जब लगातार उसे प्रवेश कराया जाएगा हमारे शरीर में, तो हमारी जैविक संरचना उसके प्रति, उसके अनुकूल हो जाएगी या उसके अनुसार समायोजित हो जाएगी, तो उसको समावेशित करने में सक्षम हो जाएगी, अर्थात उसके अनुसार समायोजित हो गई तो उसको पाचित भी कर सकती है। तो ये संरचना निर्मित होने के पश्चात यदि वह वायरस, सचमुच का वायरस हमारी संरचना में वापस प्रवेश करेगा, तो वह उसके साथ हमारी जैविक संरचना के अनुकूलन करने की क्षमता विद्यमान हो जाएगी, अर्थात उसको समायोजित कर लेगी, अर्थात उसको समायोजन की प्रक्रिया द्वारा उसको आत्मसातीकृत करके, समावेशित करके उसे पाचित कर लेगी, जिससे हमारे शरीर में, हमारी संज्ञानात्मक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या हम कहें कि हमारे शरीर में कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। तो ये जो वैक्सीन का कार्य है, ये एक समायोजन की तरह ही है कि कोई नई संरचना आएगी, तो नई संरचना के कारण हमारी जैविक तंत्र को या हमारे संज्ञानात्मक तंत्र को एक विशेष परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसे हम समायोजन कहेंगे। अब कोरोना वायरस है, इसकी वैक्सीन विकसित की जा रही है। कोरोना वायरस में क्या है, यदि वैक्सीन जो है उसको हमारे शरीर में प्रविष्ट करा देंगे, हमारे जैविक तंत्र में कोरोना वायरस से लड़ने के प्रति हमारे शरीर को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, हमारी जैविक संरचना को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या कोरोना वायरस को समावेशित करने में सक्षम हो जाएगा। तो यदि कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट होगा तो उसको समावेशित कर लेगा, उसको पाचित कर देगा, और वह हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये वैक्सीन का कार्य है। इस प्रकार से वैक्सीन जो निर्मित होती है, यही क्रिया हमारे समायोजन की प्रक्रिया में या हमारे शरीर के तंत्र में, हमारी संज्ञानात्मक संरचना में भी उत्पन्न होती है। इसके पश्चात जो हमारा जो मुख्य बिंदु है वह है साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है? साम्य धारण अर्थात एक संतुलन की स्थिति, जिसे हम बैलेंस्ड स्थिति कहते हैं। बैलेंस्ड स्थिति या हम उसे कहते हैं इक्विलिटी यानी समानता, कोई भी अव्यवस्था नहीं है। अब संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में साम्य अवस्था वह स्वनियामक प्रक्रिया है। स्वनियामक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक संरचना, जो संज्ञानात्मक विकास है उसके संदर्भ में साम्य धारणा वह स्वनियामक प्रक्रिया है। देखिए, स्वनियामक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? स्वनियामक यानी स्वयं, नियामक यानी नियमित होती है, अर्थात स्वयं संचालित जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्वनियामक प्रक्रिया कहते हैं। स्वनियामक प्रक्रिया। अब ये जो प्रक्रिया है साम्य धारण अर्थात साम्य स्थापित, संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, जो एक समानता स्थापित करने की प्रक्रिया है, वह स्वयं निर्धारित होती है, स्वयं के अनुसार वह नियमित होती है या संतुलित होती है या संचालित होती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? स्थायित्व बनाए रखने के साथ वृद्धि और विकास व परिवर्तन करता है। वृद्धि यानी अपने शरीर या हमारे मानसिक वृद्धि करता है, उसका विकास करता है। वह परिवर्तन करता है। परिवर्तन किसमें करता है? अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं में परिवर्तन करता है। वृद्धि और विकास अर्थात आत्मसातीकरण की प्रक्रिया करता है, अपना शारीरिक विकास करता है। स्थायित्व बनाने के लिए, अपना स्थायित्व अर्थात अपनी ज्ञान का, अपनी अवबोध का स्थायित्व बनाने के लिए, अपने अधिगम का स्थायित्व बनाए रखने के लिए, अपने जीवन का स्थायित्व बनाए रखने के लिए इस प्रकार के वो कार्य करता है। अर्थात आत्मसातीकरण की प्रक्रिया द्वारा, वह समंजन अर्थात परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा ही वह साम्य धारण स्थापित करता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यह जो है एक शक्तियों का संतुलन न होकर एक ऐसी गतिज प्रक्रिया है जो सतत रूप से व्यवहार को नियमित करती है। सतत रूप से व्यवहार को नियमित करती है, अर्थात ये जो प्रक्रिया है एक शक्तियों का संतुलन नहीं है, अर्थात शक्तियों का संतुलन नहीं है। बहुत सारी जो शक्तियां हैं उनका संतुलन नहीं है, उनकी इक्वलिटी नहीं है। ये केवल दो ही शक्तियों का, ये केवल हम कहें कि दो प्रकार की प्रक्रियाओं का ही संतुलन है, और वह प्रक्रिया है समावेशीकरण या समंजन। और यह गतिज प्रक्रिया है, अर्थात हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो संप्रत्यात्मक निर्माण या संप्रत्यात्मक जो हमारी संरचना है, उसके निर्माण में ये जो प्रक्रिया संतुलन की प्रक्रिया, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात हमारे संप्रत्यात्मक निर्माण में, हमारे संज्ञानात्मक संरचना के निर्माण में इसका निर्माण निरंतर होता रहता है। अर्थात
संतुलन की स्थिति हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी संप्रत्यात्मक अवस्था, संप्रत्यात्मक संरचना में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है या परिष्करण, या हम उसे कहें कि उसमें शुद्धता, विशुद्धता आती है, तो एक संतुलन की स्थिति वापस स्थापित होती है। अर्थात हम इसे यह ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी नए ज्ञान का हम समावेशीकरण करते हैं और नए ज्ञान का समावेशीकरण करने के पश्चात उसका हम समंजन करेंगे, अर्थात उसका परिष्करण कर लेते हैं, रूपांतरण कर लेते हैं, हमारी पुरानी स्कीम्स को पुरानी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं, तो परिवर्तन करने के पश्चात यदि हमारी जो नई संज्ञानात्मक संरचना या नई अवधारणा हमने किसी पद के बारे में, किसी संपत्ति के बारे में निश्चित की है या उस निर्माण किया है, उसमें यदि कोई भी अव्यवस्था नहीं है, अर्थात जब उसमें किसी भी प्रकार का क्रम विभंग नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, तो उन दोनों प्रक्रियाओं में अर्थात समायोजन और संतुलन में एक प्रकार समायोजन और समंजन अर्थात समायोजन और आत्मसातीकरण में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। एक नए प्रकार की समावेश, एक नए प्रकार का संप्रत्यात्मक संरचना या एक नई प्रकार की संज्ञानात्मक संरचना निर्मित हो जाती है जो संतुलन की अवस्था में होती है, तो हम इसे संतुलन की प्रक्रिया या साम्य धारण कहते हैं। अब निरंतर चलने वाली अन्योन्य क्रियाओं और निरंतर हो रहे परिवर्तनों के दौरान साम्य धारण वह कारक है जो स्थायित्व कायम रखता है। अर्थात ये जो निरंतर हम समायोजन करते हैं, निरंतर हम जो आत्मसातीकरण करते हैं, उससे हमेशा हमारे अनुभवों में, हमारे ज्ञान में, हमारी संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। परंतु जब किसी एक संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होने के पश्चात हम नया ज्ञान प्राप्त नहीं करते या नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे केवल आत्मसातीकरण करते हैं, या हम उसे केवल समायोजन करते हैं, या हमें आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है और हमारे जो संज्ञानात्मक संरचना है वो एक तरीके से स्थायी हो गई है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, तो वह एक संतुलन स्थापित हो गया। यदि वह संतुलन स्थापित हो गया है, उसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, तो वह संज्ञानात्मक संरचना अर्थात वह संप्रत्यात्मक संरचना, वह अवधारणा एक स्थायी रूप ले चुकी है, अर्थात वह एक समझ के रूप में विकसित हो जाती है। इसीलिए यह एक स्थायित्व कायम करने का कार्य करती है। साम्य धारणा के बिना संज्ञानात्मक विकास में निरंतरता व संबंधता का अभाव होगा, अर्थात यदि हमारी संज्ञानात्मक संरचना में, हमारी संप्रत्यात्मक संरचना में साम्य धारण स्थापित नहीं हुआ है, संतुलन स्थापित नहीं हुआ है, तो उसमें निरंतरता अर्थात क्रमबद्धता उसे हम कह सकते हैं, उसमें क्रम नहीं है। क्रम जो होता है उसमें कंटिन्यूसली वो चलता नहीं है। उसके बाद संबंधता अर्थात एक पद का दूसरे पद से संबंध, अर्थात पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जो संबंध है वो होगा, उसका अभाव होगा। इसके विपरीत यह क्या हो जाता है, विखंडित यानी टूटा हुआ हमारा ज्ञान हो जाता है और अव्यवस्थित ज्ञान हो जाता है, जो कि हम जानते हैं कि अव्यवस्थित ज्ञान हमेशा स्थायी नहीं होता है और हमारी अधिगम प्रक्रिया या हमारा संज्ञानात्मक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार से हम किसी भी प्रक्रिया के प्रति साम्य धारण की प्रक्रिया न करेंगे या साम्य धारण नहीं करेंगे तो हमारा अधिगम या हमारा ज्ञान स्थायी नहीं होगा। अर्थात साम्य धारण की जो प्रक्रिया है, जो साम्य धारण है, वह हमारी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया और समंजन की प्रक्रिया के मध्य एक बैलेंस का कार्य करती है। और इस बैलेंस के पश्चात जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना जो है, जो हमारी संप्रत्यात्मक संरचना विकसित होती है, वह एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध और सुसंबद्धित व्यवस्था होती है जिसमें कोई क्रम भंग नहीं होता है, या हम कहें कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है, उसे हम साम्य धारण या साम्यावस्था कहते हैं। साम्य धारण नए और पुराने अनुभवों के मध्य संतुलन करने वाला कार्य, अर्थात ये समझ गए हम कि इन दोनों के मध्य बैलेंसिंग का कार्य करता है, ये इन दोनों के मध्य संतुलन करने का कार्य करता है। यह गतिज प्रक्रिया जो असंगति को कम करती है, गतिज प्रक्रिया अर्थात यह लगातार गतिज रहती है, लगातार विद्यमान रहती है, क्योंकि जैसे ही हमने एक संज्ञानात्मक संरचना निर्मित कर ली, क्योंकि संज्ञानात्मक संरचना निर्मित की है तो उसमें समायोजन भी हुआ है, उसमें आत्मसातीकरण भी हुआ है, परंतु उसके पश्चात यदि हमें नई उसी संज्ञानात्मक संरचना को परिष्कृत करना पड़े, यदि हमें कोई नया ज्ञान या नया अवबोधन प्राप्त हो जो हमारी पूर्व निर्धारित संज्ञानात्मक संरचना के विरोध में हो या अव्यवस्था उत्पन्न करे, तो हमें नई संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण करना पड़ेगा उसी संज्ञानात्मक संरचना को परिष्कृत करके। तो अब हमें वापस
साम्य धारण की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो यह प्रक्रिया एक गतिज प्रक्रिया हो जाएगी जो हमेशा चलती रहेगी और यह क्या करेगी, हमारे पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच असंगति अर्थात अव्यवस्था या असंगतता को कम करती है, अर्थात हमारे नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान को संबंधित रखती है, संगत रखती है, अर्थात बराबर या इक्वलिटी रखती है। इसके पश्चात हम जो पढ़ेंगे वह है अनुकूलन। अनुकूलन हम जानते हैं, अनुकूलन कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, या तो किसी भी वातावरण के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति व्यक्ति स्वयं अनुकूलित हो जाए या वातावरण को स्वयं के प्रति अनुकूलित करते। अनुकूलित, अनु यानी उसके पीछे, कूल यानी किनारा, अर्थात उसके पीछे पीछे उसके अनुकरण में हम उसी के अनुसार ढल जाएंगे तो वह अनुकूलन कहलाएगा। अब समावेशीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हम नई अनुभूतियों, नए अनुभवों, नए या हम कहें कि किसी प्रशिक्षण के माध्यम से, नए ज्ञान के माध्यम से, हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका हम समावेशीकरण करते हैं। यदि समावेशीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि उन दोनों में विरोध होता है, व्यवस्था होती है, तो हम समायोजन की प्रक्रिया अपनाते हैं, समंजन की प्रक्रिया अपनाते हैं और अपने पुराने स्कीमा में चेंज करते हैं, या पुरानी मानसिक अनुभूतियों में हम क्या करेंगे, पुराने स्कीमा में चेंज करेंगे और नई मानसिक संरचना हम निर्मित कर लेंगे परिवर्तित करके। और हम जो नई मानसिक संरचना परिवर्तित करेंगे वह मानसिक संरचना परिष्कृत होगी। अब हम जब भी समंजन की प्रक्रिया अपनाते हैं, जब समायोजन की प्रक्रिया अपनाएंगे तो हम अपनी मानसिक अनुभूतियों में नई अनुभूतियों के आधार पर क्या कर सकते हैं, या तो परिवर्तित करेंगे, अर्थात हमारी पूर्व संरचना को परिवर्तित करेंगे, पूर्व संज्ञानात्मक संरचना या पूर्व संप्रत्यात्मक संरचना को परिवर्तित करेंगे, या हम नई संरचना को, नया जो ज्ञान है उसको परिवर्तित करेंगे अपनी पहले की संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार, अर्थात तो वो जो नई संरचना वो गलत हो सकती है तो उसको हम अपनी संरचना के अनुसार सही करेंगे, या हमारी पूर्व जो निर्धारित संरचना है, अर्थात हमने पूर्व जो ज्ञान प्राप्त किया वो सही है या वो गलत है तो उसको हम सुधारेंगे, अर्थात उसमें परिवर्तन करेंगे, अर्थात वातावरण के अनुसार ढल जाएंगे। और यदि उस नई संरचना को हमारे अनुसार परिवर्तित करेंगे, हमारे स्कीमा के अनुसार परिवर्तित करेंगे तो वातावरण को अपने अनुसार ढालेंगे, तो ये हो जाएगा स्कीमा में परिवर्तन। विस्तरित अर्थात हम क्या करेंगे कि इस रूप हमारा जो पुराना ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ेंगे, आत्मसातीकरण करेंगे और उसके पश्चात समायोजन करेंगे तो एक नई संरचना, नया ज्ञान हमारे पुराने ज्ञान में जुड़ जाएगा। तो हमारा ज्ञान क्या विस्तार, हमारे ज्ञान का हो जाएगा विस्तार, अर्थात उसका सामान्यीकरण या व्यापकीकरण हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी सूचनाएं संगठित और क्रमबद्ध या सुसंबंधित हो जाएगी और वह ज्ञान जो हो जाएगा जुड़ जाएगा या संबंधित हो जाएगा, एक दूसरे से सुसंबंधित हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतर्क्रिया करेगा। और हम जानते हैं कि सुसंबंधित ज्ञान अर्थात किसी भी वस्तु से संबंधित यदि ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, किसी वस्तु के संदर्भ में हम किसी ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वो ज्ञान क्या होगा, स्थायी। और स्थायी ज्ञान से इस प्रकार से हम संयोजन अर्थात हम कहें कि समंजन और समावेशीकरण की प्रक्रिया द्वारा अनुकूलन करेंगे। और इस प्रकार से समावेशन और समंजन की प्रक्रिया द्वारा हम अपनी पूर्व मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन भी करते हैं और विस्तारण भी करते हैं और उनसे नई योजनाओं को जोड़ते भी हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति इसके नए वातावरण के साथ समंजित अर्थात क्या है, समंजित अर्थात वह समायोजित हो जाता है, अर्थात वह उसके प्रति अनुकूलित या तो वातावरण के प्रति ढल जाता है या वातावरण को अपने प्रति ढाल लेता है। इसमें क्या होती है, सहायता मिलती है। किस प्रक्रिया द्वारा सहायता मिलती है, समंजन की प्रक्रिया या समावेशन की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि नया ज्ञान प्राप्त करने से, समायोजन करने से उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों या समस्याओं का समाधान हो जाता है और वह अपनी जीविका को चला सकता है या अपनी वातावरण की चुनौतियों को सुधार कर अपनी वृद्धि, विकास एवं परिवर्तन कर सकता है। इस क्रिया को नए वातावरण के प्रति समंजित अर्थात जुड़ने की प्रक्रिया, समंजित अर्थात जुड़ना, समायोजन करके जुड़ने की जो प्रक्रिया इसे हम अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन की प्रक्रिया में आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अनुकूलन जो होता है
उसमें या तो व्यक्ति वातावरण के प्रति ढल जाएगा या वातावरण की स्कीम्स या वातावरण के संपत्तियों के प्रति ढल जाएगा, क्योंकि उसका स्कीमा जो होगा वो वातावरण के अनुसार नहीं होगा, गलत होगा। या फिर वातावरण का स्कीमा जो होगा, वातावरण की जो संरचना है उसके पूर्व निर्धारित संरचनाओं से मेल नहीं खाएगी, और हो सकता है वो वातावरण की जो नई संरचना है वो गलत हो, तो वो अपने स्कीमा में चेंज नहीं करेगा, वह वातावरण की संरचना में चेंज कर देगा, अर्थात तो वातावरण को अपने अनुसार ढाल लेगा। क्योंकि हम देखते ही हैं कि आजकल कृत्रिम चीज़ों का आविष्कार होने लगा है, वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का नया कृत्रिम विश्व का निर्माण कर दिया है कि उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया है। यह इसी प्रकार का कार्य है। यह अनुकूलन भी स्थायी नहीं है। अब ये देखिए, अनुकूलन स्थायी नहीं है, अर्थात अनुकूलन भी साम्य अवस्था या साम्य धारण के प्रक्रिया के अनुसार ही या के समान ही, या हम कहें कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के अनुसार, या हम कहें कि समंजन की प्रक्रिया के अनुसार निरंतर गतिशील है। अर्थात अनुकूलीकरण भी एक प्रकार से गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति का वातावरण के प्रति जो अनुकूलन होता है वह हमेशा होता रहता है, उसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए या अपने वृद्धि और विकास के लिए वातावरण के साथ हमेशा अनुकूलन करने का प्रयास करता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपना कार्य क्षेत्र परिवर्तित करता है, अब देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति ने अपना कार्य क्षेत्र परिवर्तित किया, अर्थात एक नए क्षेत्र में वह कार्य करने जाएगा या एक नए क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता विकसित करने का कार्य करेगा। जैसे हमने एक उदाहरण देखा कि एक व्यक्ति विदेश में जाता है, नई संस्कृति में जाता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, समायोजन की प्रक्रिया, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया, उसके पश्चात उसे साम्य धारण की प्रक्रिया और उस नए वातावरण के प्रति अनुकूलन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अर्थात ये अनुकूलन जो है उसे अनुकूलन करने की प्रक्रिया द्वारा उसे हमेशा वर्तमान में, भविष्य में उसे हमेशा अनुकूलन की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, और वह बहुत सी संशोधित अन्विति योजनाएं, स्कीमेटा विकसित कर लेगा। अन्विति योजनाएं अर्थात मैंने बता दिया स्कीम्स क्या होती है, योजनाएं होती है, और नई नई बहुत सारी स्कीम्स वह विकसित कर लेगा, अर्थात बहुत सारे नए नए संपत्ति विकसित कर लेगा। यह संपत्ति या स्कीम्स जो होती है ये क्या होती है, जब एक किसी संपत्ति में, या हम कहेंगे किसी संपत्ति में एक तरीके से पूर्ण स्थायित्व तो नहीं लेकिन स्थायित्व आ जाता है, अर्थात उस संरचना में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रहती है, तो वह हमारी एक स्कीम्स हो जाती है। हालांकि स्कीम्स में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात जब आत्मसातीकरण और समंजन के क्रिया में संतुलन स्थापित हो जाता है तो हमारे मन में जो स्कीम्स उत्पन्न होती है, जो उस के प्रति एक संपत्ति का निर्माण होता है, उस वस्तु के प्रति, उस पर्यावरण के प्रति, वह जो स्कीम्स होती है वह हमारे उस वातावरण के प्रति अनुकूलन करने के पश्चात ही निर्मित होती है। अर्थात ये चारों प्रक्रियाएं होने के पश्चात हमारी स्कीम्स या हमारे संपत्ति का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। अर्थात अनुकूलन प्रक्रिया एक स्कीम निर्माण करने की प्रक्रिया है, अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया में स्कीम का निर्माण होता है, एक संज्ञानात्मक संरचना का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। अनुकूलन जीव और उसके वातावरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का प्रतिफल है। अर्थात अनुकूलन जो है वह क्या है, अनुकूलन जो है वह है, अनुकूलन जीव और उसके वातावरण के प्रति मध्य अन्योन्य क्रियाओं का प्रतिफल है। अर्थात जीव जो है वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसकी चुनौतियों को स्वीकार करने की कोशिश करता है और अपनी वृद्धि, विकास या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों प्रक्रिया, या हम कहें कि वातावरण भी जीव को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है या उससे कुछ अपेक्षाएं रखता है, और दोनों में जो परिवर्तन आते हैं, जो दोनों एक दूसरे को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। जो व्यक्ति को अपने वातावरण से प्राप्त अनुभवों को व्यवस्थित और संगठित करने में सहायता करता है। अर्थात व्यक्ति क्या करता है, इस प्रक्रिया के द्वारा, अनुकूलित प्रक्रिया के द्वारा अपने जो पूर्व ज्ञान है और अपना जो नया ज्ञान उसने प्राप्त किया, उन दोनों को क्या कर लेगा, व्यवस्थित कर लेगा या संगठित अर्थात जोड़ लेगा, क्रमबद्ध कर लेगा, सुव्यवस्थित कर लेगा, जिससे उसका अधिगम स्थायी हो जाएगा। और जीवन की घटनाओं के प्रति अनुकूलन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सभी अनुभवों के ज्ञान का समावेशीकरण विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचों में करता है। ये तो आपको पता ही है, यदि उसे अनुकूलन की प्रक्रिया करनी है तो पहले के सभी चरणों से उसे गुजरना होगा। अर्थात विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचा
पहले का जो विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचा उसमें समावेशीकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी, समावेशीकरण की प्रक्रिया के पश्चात उसे समंजन प्रक्रिया अपनानी होगी, समंजन प्रक्रिया के पश्चात उसकी जो संज्ञानात्मक संरचना है उसमें साम्य धारण होगा, साम्य धारण के पश्चात वह उस वातावरण से अनुकूलन निर्धारित कर लेगा, अनुकूलन प्राप्त कर लेगा और अनुकूलन के पश्चात उसे एक निश्चित संज्ञानात्मक संरचना या निश्चित संप्रत्य का निर्माण हो जाएगा, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने सभी अनुभवों से ज्ञान का समावेशीकरण विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचों में करता है और इन ढांचों को परिवर्तित करके समंजित भी करता है। व्यक्ति नए और पुराने अनुभवों का समावेश करके तथा पुराने को नए के साथ समायोजित करके समंजन की प्रक्रिया हो गई और सीखता रहता है अर्थात अधिगम करता है। यानी समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के पश्चात ही उसके जो स्कीम्स है उनमें जब साम्य धारण हो जाता है, साम्य धारण के पश्चात ही उसका स्थायी अधिगम होता है, अर्थात उसने एक नई संप्रत्यात्मक संरचना का निर्माण कर लिया है जो एक स्थायी संरचना है जिसमें किसी भी प्रकार का क्रम विभंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, विरोध नहीं है, तो वह अनुकूलन करने की प्रक्रिया द्वारा एक स्कीम्स को विकसित कर लेता है और स्कीम्स विकसित करने से वह अधिगम करता है और यह अधिगम जो है हमेशा स्थायी होता है। और अनुकूलन करने की प्रक्रिया हम जानते हैं कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब से बालक जन्म लेता है उसके पश्चात उसका अधिगम होता है और वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। उसी प्रकार अनुकूलन करने की प्रक्रिया, संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया अर्थात आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्य धारण की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती रहती है, लगातार गतिशील रहती है। इस प्रकार की यह प्रक्रिया होती है। अब अनुकूलन की परिभाषा हम समझ गए, अनुकूलन क्या है। इसके पश्चात संज्ञानात्मक कार्य व्यापार अर्थात हमारा जो अवबोधन जो विकसित करते हैं उसका कार्य व्यापार, उसमें जो हम क्रियाएं करते हैं, ये जो हमने प्रक्रियाएं की जैसे साम्य धारण है, आत्मसातीकरण है, समायोजन है और अनुकूलन की प्रक्रिया, इनके लक्षणों के वर्णनों पर आधारित करते हुए पियाजे महोदय ने बुद्धि की एक परिभाषा दी। बुद्धि की परिभाषा पियाजे महोदय के अनुसार क्या है, ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक संरचना में बहुत महत्वपूर्ण तत्व माने थे, उनमें से बुद्धि को भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना है, क्योंकि इनकी संज्ञानात्मक संरचना में महत्वपूर्ण तथ्य है बुद्धि। महत्वपूर्ण तत्व या कारक कह सकते हैं, बुद्धि है, प्रत्यक्षण है, अंतर्दृष्टि है, उसका चिंतन है, इस प्रकार के तत्व। तो बुद्धि की परिभाषा इन्होंने क्या दी है, उनके अनुसार बुद्धि कोई स्थिर गुण नहीं है। सबसे पहली बात, स्थिर गुण नहीं है, अर्थात बुद्धि जो है स्थिर नहीं है, गतिशील है, अर्थात परिवर्तित होती रहती है, घटती और बढ़ती है। अब ये घटती और बढ़ती किसके अनुसार है, यह उसकी परिपक्वता, उसकी आयु के अनुसार, उसके अनुभव अर्जित करने की क्षमता के अनुसार, अर्थात उसकी समावेशीकरण की क्षमता के अनुसार, उसके समायोजन करने की प्रक्रिया के अनुसार, उसके साम्य धारण की प्रक्रिया के अनुसार, उसके अनुकूलन करने की क्षमता के अनुसार बढ़ती करती है, जो जीवन भर के लिए निश्चित कर दिया गया हो। अर्थात ये इसको निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे उसके अनुभवों की व्यवस्था बढ़ेगी, उसके अनुभवों का दायरा बढ़ेगा, उसकी परिपक्वता बढ़ेगी, उसकी अनुकूलन करने की क्षमता बढ़ेगी, उसका आत्मसातीकरण करने की प्रक्रिया बढ़ेगी, उसका ज्ञान, उसकी समझ, संज्ञानात्मक विकास होगा, तो उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी। अभी तो वातावरण के प्रति अनुकूलित करने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि जो है वह वातावरण के प्रति अनुकूलित करने वाली प्रक्रिया। यदि व्यक्ति की बुद्धि अधिक है, यदि व्यक्ति की बुद्धि का विकास अधिक है, तो वह वातावरण को अधिक अनुकूलित कर पाएगा, वातावरण को अनुकूलित करने में अधिक सक्षम हो पाएगा। क्योंकि हमने पियाजे के अनुसार पढ़ा था, अर्थात जो संज्ञानात्मक विकास है, जो संज्ञान है, वो किन कारकों पर निर्भर करता है। संप्रत्य निर्माण जो है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। संप्रत्य निर्माण में बुद्धि है, अंतर्दृष्टि है, हमारी सूझ है, प्रत्यक्षण, इन कारकों का महत्व। यदि ये इनमें वृद्धि होगी तो हमारे संप्रत्य निर्माण में संज्ञानात्मक ढांचे में वृद्धि होगी, और संज्ञानात्मक ढांचे में वृद्धि का मतलब अनुकूलित करने की प्रक्रिया में वृद्धि होगी। तो यही बात यही कही है कि बुद्धि जो है यदि बढ़ेगी तो हमारी अनुकूलित करने वाली प्रक्रिया भी बढ़ेगी, अर्थात हमारी समझ, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी अधिक होगा। इसके पश्चात वातावरण व्यक्ति के प्रति अपेक्षाएं प्रस्तुत करता है। अपेक्षाएं क्या, अपेक्षाएं अर्थात चुनौतियां, या हम कहें कि उसकी जो इच्छा होती है या उसकी चुनौतियां। अब वो उन्होंने जो वातावरण ने जो चुनौतियां प्रस्तुत की है, जब व्यक्ति वातावरण की अवस्थितियों को अपने विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचे में समावेशित कर लेगा, अर्थात वातावरण की जो अवस्थितियां हैं, जो नई चुनौतियां उसके पुराने ज्ञान को जो चुनौती दे रहा है, जो नई स्थितियां उसे प्राप्त होती है,
जब व्यक्ति वातावरण की अवस्थितियों को अपने विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचे में समावेशित कर लेता है, अर्थात वो जो अपेक्षाएं प्रस्तुत करता है, जो चुनौतियां प्रस्तुत करता है, उनको अपने संज्ञानात्मक ढांचे में समावेशित या आत्मसातीकरण कर लेगा, तो आत्मसातीकरण करने के पश्चात वो क्या करेगा, समायोजन की प्रक्रिया करेगा, क्योंकि उसका जो पूर्व ज्ञान है नवीन ज्ञान के अनुसार या उन दोनों में विरोध होता है, उनमें अव्यवस्था होती है, तर्क संगतता नहीं होती है, सुसंगतता नहीं होती है। इस कारण वो समायोजन की प्रक्रिया का सहारा लेगा और वह अपने संज्ञानात्मक ढांचे को, अपनी संप्रत्यात्मक संरचना को, अपनी मानसिक संरचना को, पूर्व मानसिक संरचना को वातावरण की अपेक्षाओं, वातावरण की चुनौतियों के प्रति ढालेगा, अर्थात उसमें रूपांतरण, उसका परिवर्तन कर देगा, परिशोधन कर देगा या उसको विशुद्ध कर देगा। और ये अपेक्षाएं प्रभावित करता था। समंजन करने की प्रक्रिया, समायोजन करने की प्रक्रिया इन अपेक्षाओं को प्रभावित करती है। समंजन और आत्मसातीकरण दोनों इन चुनौतियों को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। वैसे तो पूर्ण रूप से जब चुनौती मिलेगी, अर्थात वह पूर्व विद्यमान संरचना और नई विद्यमान संरचनाओं में तर्क संगतता नहीं होगी, तो वह हमेशा समायोजन की प्रक्रिया अर्थात एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को अपनाएगा। और यदि उन दोनों विद्यमान ढांचों में पूर्व और नवीन ज्ञान के अंतर्गत कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी, तो वह उसका आत्मसातीकरण कर लेगा, उसका समावेशन कर लेगा। अब देखो, इन दोनों ही प्रक्रिया में हम समझते हैं कि पहली अवस्था का व्यक्ति जो है उसका वर्तमान जो व्यवहार है, वर्तमान व्यवहार विद्यमान संज्ञानात्मक ढांचे द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात जब वातावरण ने संज्ञानात्मक संरचनाएं, वातावरण ने नई अपेक्षाएं, नई चुनौतियां प्रस्तुत की, तो उसका जो संज्ञानात्मक ढांचा है उसने उस संज्ञानात्मक ढांचे में नवीन ज्ञान या नवीन वातावरण की नवीन संरचनाओं को स्थापित कर लिया अपने पूर्व संज्ञानात्मक ढांचे के अनुसार। यदि दूसरी अवस्था में व्यक्ति के संज्ञानात्मक ढांचे वातावरण के अनुसार परिवर्तित हो रहा, अर्थात यदि उसके ढांचे में, उस वातावरण के ढांचे के अनुसार संरचनाएं नहीं है, अर्थात उसके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान अर्थात वातावरण की जो चुनौतियां हैं उन दोनों में विभिन्नता है, उन दोनों में प्रतिकूलन है, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल है, उनमें क्रम विभंगता है, या हम कहें कि उनमें संबंधता नहीं है, विखंडता है, तो वो क्या करेगा, अपनी पूर्व निर्धारित संरचना, अपनी पूर्व निर्धारित संज्ञानात्मक संरचना या संप्रत्यात्मक संरचना या मानसिक संरचना को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, वातावरण के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या उसे परिष्कृत कर लेता है। ये दोनों चीजें समझ गए। जब उसने संज्ञानात्मक ढांचे में को समावेशित कर लिया, संज्ञानात्मक ढांचे में उस अवस्थिति को समावेशित किया है, तो उसने क्या किया है, वातावरण के प्रति अपनी प्रक्रिया को, अपनी संज्ञानात्मक संरचना को ढाला है। लेकिन जब उसने उस वातावरण की जो अपेक्षाएं हैं, चुनौतियां हैं, या उस वातावरण की जो नई स्थितियां, उनका केवल समावेशन किया है, तो केवल संज्ञानात्मक ढांचे द्वारा वह स्थिति या वह वस्तु या वह प्रक्रिया निर्धारित हुई है, अर्थात अपने पूर्व निर्धारित संज्ञानात्मक ढांचे में या एक नया संज्ञानात्मक ढांचा जिसे उसने परिष्कृत नहीं किया है, उनमें उस ज्ञान को, उस नवीन ज्ञान को केवल जोड़ा है, अर्थात केवल समावेशित किया है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। अब इसके पश्चात इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम ही तो अनुकूलित व्यवहार है, अर्थात तो ये जो समंजन और समावेशीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो साम्य धारण होता है, उससे व्यक्ति क्या करेगा, नवीन वातावरण के प्रति अनुकूलन कर लेगा, अर्थात अनुकूलित व्यवहार किसका परिणाम होता है, अनुकूलित व्यवहार वातावरण के प्रति व्यक्ति द्वारा अपने आप को ढालने की प्रक्रिया, अर्थात समंजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो साम्य धारण होता है, जो संप्रत्य निर्माण होता है, इसके पश्चात उसी प्रक्रिया को हम अनुकूलित व्यवहार अथवा बुद्धि कहते हैं। अर्थात बुद्धि जो है वह अनुकूलित व्यवहार है, अर्थात यदि व्यक्ति का अनुकूलित व्यवहार का विकास होगा, अर्थात अनुकूलन करने की क्षमता का विकास होगा, और हम जानते हैं अनुकूलन करने की क्षमता का विकास अधिक तभी होगा जब वह समावेशीकरण की प्रक्रिया या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया और साम्य धारण की प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्राप्त करेगा, अर्थात जब वह वातावरण से अधिक अनुभव प्राप्त करेगा, अधिक मानसिक क्रियाएं करेगा और अधिक परिपक्वता को प्राप्त करेगा, तभी उसकी बुद्धि में वृद्धि होगी। अर्थात अनुकूलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विद्यमान अवबोधन अर्थात समझ में
और अधिगम व विवेक और नई परिस्थितियां, नए अनुभव व समस्याओं के मध्य साम्य धारणा एवं संतुलन प्राप्त करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपना जो पूर्व विद्यमान जो है अवबोधन, जो समझ है, अपनी पूर्व विद्यमान अधिगम अर्थात जो उसने पहले सीखा है, उसने पूर्व विद्यमान जो उसका विवेक है, विवेक अर्थात उसकी अंतर्दृष्टि जो सूझ है, और नई परिस्थितियों, नए अनुभव व समस्याओं के मध्य साम्य धारणा अर्थात जो नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां या नई समस्याएं उसे मिली है, नए अनुभव जो मिलते हैं, नया ज्ञान जो उसे मिलता है, नई समस्याएं मिलती है, उन दोनों के मध्य साम्य धारणा अर्थात समायोजन की प्रक्रिया, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया अपना करके वह उन दोनों के मध्य साम्य धारण करना चाहता है अर्थात नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान के मध्य वह सुसंबद्धता रखना चाहता है, वह उनको एक क्रम संबंधता उनमें रखना चाहता है, विखंडता नहीं रखना चाहता है, उन्हें एक उनमें निरंतरता रखना चाहता है और उनके मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं रखना चाहता है, और उनके मध्य वह सामंजस्य या साम्य धारणा स्थापित करना चाहता है और साम्य धारणा स्थापित करके उनमें संतुलन प्राप्त कर लेता है अर्थात एक स्थायी संप्रत्यात्मक संरचना या स्थायी मानसिक संरचना, जिसे हम संज्ञानात्मक संरचना भी कहते हैं, उसका निर्माण कर लेता है और अनुकूलन कर लेता है। इसके पश्चात मानव की अपने आप व वातावरण के बीच संतुलन करते हुए जीवित रहने की वृत्ति ही अनुकूलन कहलाती है। मानव जो वातावरण के प्रति जो क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है और वातावरण की अपेक्षाओं के प्रति स्वयं को ढालता है और संतुलन स्थापित करता है, उस प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। ये भी हो सकता है कि वातावरण को अपने अनुसार ढाले, यथार्थ व्यक्ति वातावरण को अपने अनुसार भी ढाल सकता है, परंतु यह जो अनुकूलन होगा वह वातावरण का अनुकूलन होगा, क्योंकि वातावरण को अनुकूलित हमने कर लिया है, वातावरण को अपने अनुसार अनुकूलित कर लिया है, और वातावरण को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेंगे या अब हम वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाएंगे तो यह जो अनुकूलन कहलाएगा यह हमारा अनुकूलन है, और यदि वातावरण अनुकूलन करता है तो वह वातावरण का अनुकूलन है। अर्थात अनुकूलन अर्थात हमारी अनुक्रिया, अन्योन्य क्रिया, हम वातावरण के अनुसार ढल जाए या वातावरण को हम स्वयं के अनुसार में परिवर्तित कर दें तो यह अनुकूलन प्रक्रिया कहलाएगी। यह वृत्ति अर्थात हमारा दृष्टिकोण, हमारी गति या हमारी प्रक्रिया, वह कहलाती है अनुकूलन की प्रक्रिया। अब इसके पश्चात पियाजे महोदय साम्य धारण को एक गतिज तथा वृद्धि उत्पादक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। साम्य धारण एक गतिज अर्थात निरंतर गति करती रहती है, ये निरंतर गतिशील प्रक्रिया अर्थात साम्य धारण हमेशा होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। हमारी मानसिक संरचनाओं में, हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं में हमेशा साम्य धारण की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मसातीकरण अर्थात हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है तो हम उसका आत्मसातीकरण भी करते रहते हैं, हमें निरंतर नई वस्तुओं से हम अवगत होते रहते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं, तो हमारे मानसिक संरचनाओं के मध्य आत्मसातीकरण एवं हमारी मानसिक संरचनाओं के मध्य समायोजन की प्रक्रिया भी होगी, तो हमारे जो नई मानसिक संरचनाएं निर्मित होगी तो उनमें साम्य धारण भी होगा। तो यह साम्य धारण हमेशा एक गतिज प्रक्रिया है और वृद्धि उत्पादक प्रक्रिया, क्योंकि जब भी नए अनुभव प्राप्त होंगे तभी हम आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया का सहारा लेंगे। तो हमें जैसे ही नवीन ज्ञान प्राप्त होगा और नवीन ज्ञान से नए संपत्ति का निर्माण, नई संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होगा, तो वह हमें उससे उच्च स्तर का चिंतन करने, उच्च स्तर की समस्या का समाधान करने या उच्च स्तर का अनुकूलन करने की क्षमता देगा। अर्थात यह एक वृद्धि उत्पादक कार्य भी, जिससे हमें नए परिणाम प्राप्त भी होते हैं, अर्थात यह हमें नवीन जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करता है। इससे पहले कि कोई बच्चा अगली मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सकने योग्य बने, उसको पूर्वोत्तर मानसिक अवस्था पर साम्य धारण प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात बालक जो यदि पियाजे की मानसिक संरचनाओं या संज्ञानात्मक संरचनाओं की अवस्थाओं में, जैसे कि हम जानते हैं कि पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक संरचनाएं या 4 संज्ञानात्मक संरचनाओं के अवस्था या स्तर दिए, जिसमें से पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो है ज्योति जो अवस्था है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब पियाजे कहना चाहता है कि यदि बच्चे ने अपनी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सकने योग्य बनना है, उसे अपना संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से करना है और उसी वृत्ति के अनुसार करना है, सामान्य तौर पर उसे करना है, तो अपनी पूर्व मानसिक अवस्था अर्थात पूर्व संज्ञानात्मक स्तर की जो अवस्था उसमें साम्य धारण प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी कि
उसकी जो मानसिक परिपक्वता है उस समय तक, उस काल तक, उसको जो अनुभव प्राप्त करने हैं, उसको जो मानसिक परिपक्वता प्राप्त करनी है वह उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे जो आत्मसातीकरण की, उसे जो समायोजन की प्रक्रिया करनी है, इस प्रकार की प्रक्रिया करके वह अपने पूर्व ज्ञान में जितना भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसमें साम्य धारण स्थापित करना होगा, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, क्रम विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, वह ज्ञान सुसंबंधित होना चाहिए, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का विरोध या तर्क असंगतता नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वह जो साम्य धारण होगा, वह जो संरचनात्मक निर्माण होगा, नई संज्ञानात्मक संरचना का जो निर्माण होगा या नए संप्रत्य का जो निर्माण होगा, वह संप्रत्य जो होगा स्थायी होगा, और वह स्थायी होने पर वह नए ज्ञान को या नई मानसिक अवस्था में प्रवेश करने के लिए उस बालक की सहायता करेगा, और वह बालक अपना संज्ञानात्मक विकास जो है वो पूर्ण रूप से कर सकेगा। अतः किसी जीव का अनुकूलन तथा इसकी वृद्धि पर समस्याओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं जो बुद्धि अथवा ज्ञान के अनुकूलन में निहित है। अर्थात जो पियाजे जो क्या करते हैं, किसी जीव का अनुकूलन तथा उसकी वृद्धि उन समस्याओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। अर्थात जीव जो अनुकूलन करता है और एवं जीव जो वृद्धि कर रहा है, अपनी मानसिक क्रियाओं में वृद्धि कर रहा है, अपने शारीरिक क्रियाओं में या अपने ज्ञान में जो वृद्धि करता है, अपने अवबोधन, अपनी समझ में जो वृद्धि करता है, वो क्यों करता है? वो उन समस्याओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। अर्थात ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उन समस्याओं या प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रक्रियाएं वे अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया, साम्य धारण की प्रक्रिया, और वो जो प्रक्रिया है अनुकूलन की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। ये जो प्रक्रिया इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करती है कि इन प्रक्रियाओं के कारण ही जो जीव होता है वह अनुकूलन एवं वृद्धि की प्रक्रियाएं अपनाता है, समस्याओं का समाधान करने के लिए इन प्रक्रियाओं को अपनाता है जो बुद्धि अथवा ज्ञान के अनुकूलन में निहित हैं। अर्थात ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो समस्या समाधान करने की प्रक्रियाएं हैं, वह जीव जो है अपनी वृद्धि और अनुकूलन के लिए इन प्रक्रियाओं को समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनाता है, और ये सभी प्रक्रियाएं उसकी बुद्धि में अर्थात अनुकूलित करने की क्षमता में ही निहित है, और बुद्धि अथवा ज्ञान के अनुकूलन में निहित। इसका अर्थ आप समझ गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ, जो सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात है, वह यह है कि पियाजे ने कहा कि बच्चा अगली मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सकने योग्य बने, उससे पूर्वोत्तर उसे पूर्वोत्तर मानसिक अवस्था पर साम्य धारण स्थापित कर लेना चाहिए। अर्थात वर्तमान समय का जो बालक है, वर्तमान समय में उसने पूर्व ज्ञान को पूर्ण रूप से स्थायी या उसके पूर्व ज्ञान में संतुलन स्थापित होना चाहिए, साम्य धारण होना चाहिए, अन्यथा उसका जो नया ज्ञान है, जो नया ज्ञान वो प्राप्त करेगा उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन दोनों के मध्य उसमें विरोध हो जाएगा, असंगतता हो जाएगी, और पूर्व ज्ञान के विरोध, नए ज्ञान के विरोध के कारण वह समायोजन नहीं कर पाएगा, अनुकूलन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को पूर्व ज्ञान के प्रति साम्य धारण कर लेना चाहिए, ताकि उसका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व अवबोध या पूर्व संज्ञानात्मक संरचना वह एक स्थायी संरचना बन जाए।